हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.4 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखी है? बताइए कथन सत्य है या असत्य है। हमें प्रश्न संख्या 1 में कुछ कथन दे रखे हैं जिनको हमें गुणधर्म के आधार पर यह बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहला कथन क्या है? सभी आयत वर्ग होते हैं। तो हमें क्या करना है? आयत के गुणधर्म का पता होना चाहिए और वर्ग के गुणधर्म का पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कथन सत्य है या असत्य है। अब ध्यान से देखो, आयत के अंदर जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने की बराबर होती हैं। क्या आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं? नहीं होती हैं। परंतु वर्ग के अंदर तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पे आपस में गुणधर्म इनके मेल नहीं खा रहे हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और कारण क्या हो जाएगा? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु आयत में नहीं होती हैं, इसलिए हमारा पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरे कथन को देखेंगे, सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं। क्या सारे के सारे समचतुर्भुजों को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, यह कथन सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पे हमारा समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज दोनों में सम्मुख कोण बराबर होंगे और दोनों के विकर्ण जो होंगे वो समद्विभाजित करेंगे, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य हो जाता है। तीसरे भाग को देखेंगे, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्या सभी वर्ग को हम समचतुर्भुज और आयत कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और आयत भी होते हैं। क्यों होते हैं? समचतुर्भुज क्यों होंगे भाई? आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी और बराबर होंगी। दूसरा, आयत कैसे होंगे? वर्ग के अंदर भी चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और आयत के अंदर भी चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब यहां पे आपके माइंड में आएगा, आप सोचोगे कि सभी आयत वर्ग तो नहीं होती, परंतु वर्ग जो है आयत हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। देखो ध्यान से, ये हमारी क्या बन गई? आयत। और वर्ग के अंदर क्या होंगी? चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो सभी वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, परंतु आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। चौथे कथन को देखो, क्या है? सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते। क्या कहा है उसने? सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते। अभी अभी हमने देखा कि वर्ग जो है समानांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु वो मना कर रहा है। तो इसलिए हमारा चौथा कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्ग में समानांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। जो वर्ग होता है उसमें समानांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म मौजूद होते हैं, इसलिए यह कथन क्या हो गया? असत्य है, क्योंकि उसने कहा है सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज होते हैं, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। आगे देखेंगे, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो यहां पे ये कथन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, परंतु चतुर्भुज में बराबर होती हैं। तो यहां पे समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। अब इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, परंतु पतंग के अंदर चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसीलिए हमारा ई जो है वो असत्य हो गया। एफ वाले को देखो, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब उल्टा कर दिया, क्या सभी समचतुर्भुजों को हम पतंग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग तो हो सकती हैं, परंतु सारे पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकते। तो यहां पे हमारा यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। देखो, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये इसका कारण हो गया। आगे देखेंगे जी वाले को, सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या सभी समानांतर चतुर्भुजों को हम समलंब कह सकते हैं? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? आपस में एक दूसरे के समानांतर होती हैं और समलंब के अंदर भी समानांतर होती हैं। तो गुणधर्म यहां पे मेल खा गए, इसलिए कथन सत्य हो गया। आगे वाले को देखेंगे, सभी वर्ग समलंब होते हैं। क्या सभी वर्ग समलंब होते हैं? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वर्ग के अंदर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, समानांतर होती हैं और समलंब के अंदर भी होती हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गई। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 में हमें पूछ रखा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहले भाग में पूछा है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो।
दूसरा है चारों विकर्ण चार समकोण हो। तो यहां पे पहले भाग में क्या है भाई, हमें उन चतुर्भुजों के नाम बताने हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां पे सबसे पहले ए भाग का उत्तर लिखेंगे। तो कौन कौन सी होंगी, समचतुर्भुज और वर्ग, उन दोनों में हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्ग। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पे उत्तर हो गया। आ गया समझ में। बी भाग को देखेंगे, चार समकोण हो, हमें वो चतुर्भुज बतानी है जिसमें चार 90 डिग्री के कोण बनते हो। तो एक तो हमारा वर्ग हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, वर्ग और आयत। यह प्रश्नावली करने के लिए आपको आयत हो गया, वर्ग हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, पतंग हो गया, इनके सभी के गुणधर्म अच्छे से पता है ना, तो प्रश्न बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो क्या है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, एक समानांतर चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है या फिर एक आयत होता है। तो उसने क्या कहा है कि एक वर्ग बच्चों चतुर्भुज भी हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज भी, समचतुर्भुज भी और आयत भी, परंतु आपको कारण बताना है कि वो कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले देखो एक वर्ग एक चतुर्भुज कैसे होता है। ध्यान से देखो, चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, वर्ग के अंदर भी चार भुजाएं होती हैं, तो इसलिए हम एक वर्ग को चतुर्भुज कह सकते हैं, यही हमने कारण लिख दिया। दूसरा आ जाओ, एक वर्ग को समानांतर चतुर्भुज कैसे कहेंगे बच्चों। समानांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, और वर्ग के अंदर भी ऐसी ही होती हैं। तो इस गुण धर्म के आधार पर कह देंगे कि एक वर्ग समानांतर चतुर्भुज होता है। तीसरे में क्या पूछा है कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज कैसे होता है। अब देखो, वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब समचतुर्भुज हो या वर्ग हो, दोनों की चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वर्ग समचतुर्भुज भी होता है। आगे, एक वर्ग को आयत कैसे कहेंगे। देखो, वर्ग एक आयत होता है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग के अंदर भी और आयत के अंदर भी क्या होते हैं बच्चों, बराबर भुजाएं होती हैं आमने सामने की, और कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। आयत के अंदर भी 90 डिग्री के और वर्ग के अंदर भी 90 डिग्री के। तो इस आधार पे हम कह देंगे कि एक वर्ग एक आयत भी होता है। आ गया प्रश्न संख्या 3 भी समझ में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों या फिर एक दूसरे के बराबर हों। तो उन चतुर्भुजों के नाम बताने हैं। सबसे पहले देखो पहले भाग पे, एक चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके एक दूसरे के विकर्ण समद्विभाजित करते हों। तो भाई क्या क्या हो जाएंगे, एक तो वर्ग होता है, आयत होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज होता है। चारों के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पे हम उनके नाम लिख देंगे। क्या क्या होगा, एक तो वर्ग हो गया, फिर हमारा आयत हो गया, फिर हमारा समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और चौथा क्या हो गया, और समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ये हो गए जिनके विकर्ण क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हमें दूसरे भाग में क्या करना है, ऐसे चतुर्भुजों को बताना है जो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, मतलब जिनके विकर्ण आपस में जहां पे कट करें ना, इस प्रकार से जो विकर्ण कट करें तो समद्विभाजित, लंब समद्विभाजक मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हो। तो ऐसे हमें यहां पे चतुर्भुज बताने हैं। तो दूसरे भाग में क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है, एक समचतुर्भुज होगा, ये दो ही होंगे, वर्ग और समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज। इनमें चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो जिसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी उसी में विकर्ण लंब समद्विभाजक होंगे। अब तीसरे को देख लो, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। क्या हो, विकर्ण बराबर हो। तो वर्ग और आयत में क्या होते हैं, बराबर विकर्ण होते हैं, वर्ग और आयत। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो गया। आ गया समझ में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है।
प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। हमारे पास एक आयत होती है, उसको हम उत्तल चतुर्भुज क्यों कहते हैं, इसका हमें यहां पे कारण बताना है। बिल्कुल आसान सा कारण है बच्चों। आयत के जो हमारे विकर्ण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अंतःस्थित होते हैं, मतलब अंदर बने हुए होते हैं। अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण अगर उससे बाहर बने हुए हो, या फिर कोई सा विकर्ण बाहर बनता हो, तो उसको अवतल चतुर्भुज कहते हैं। और विकर्ण अगर अंदर हो सारे के सारे, तो उसको उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। तो बस ये लिखना है हमें। यहां पे क्या लिखेंगे, एक आयत उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके विकर्ण अंतःस्थित होते हैं, अंतःस्थित होते हैं। ये हमारा कारण हो गया। इसलिए क्या है, एक आयत को उत्तल चतुर्भुज कहा जाता है। आ गया समझ में। आगे प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 में दे रखा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। यहां पे क्या कहा है, जो ए बी सी है वो एक समकोण त्रिभुज दे रखी है हमें, और जो ओ बिंदु है ना, वो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु दे रखा है। इसका मतलब जो ओ है वो एसी भुजा के मध्य स्थित है। तो हमें बताना है कि जो ओ बिंदु है वो ए बी और सी से बराबर दूरी पे कैसे है। समझ में आया प्रश्न। हमने क्या किया, इस समकोण त्रिभुज के बराबर में एक और त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना ली जो कि एडीसी है। तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ए बी सी डी एक आयत बन गया या नहीं बन गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए हमारे। यहां ए बी सी और ए डी सी दो समकोण त्रिभुज हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ओ विकर्ण क्या है, समद्विभाजक है। ओ जो बिंदु है वो दोनों विकर्ण का क्या है, समद्विभाजक। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ओ बिंदु बीडी और एसी विकर्ण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बराबर हिस्सों में बांटता है, समद्विभाजक है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये चारों जो विकर्ण हैं ओबी, अतः तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः ओबी बराबर है किसके, ओडी के, बराबर है ओए के, बराबर है ओसी के। ये चारों के चारों बराबर हो गए। तो हमारा ओ बिंदु जो है वो ए से भी, बी से भी, सी से भी बराबर दूरी पे अपने आप ही हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, अतः ओ ए बी और सी से बराबर दूरी पे है, बराबर दूरी पर है। ये हमने लिखना था। बस समद्विभाजक है, इसका मतलब सारे के सारे विकर्ण आपस में बराबर हो गए। बराबर है तो इसका मतलब ओ से ए, ओ से सी और ओ से बी ये तीनों भी बराबर हो गए। यहां पे लिख दिया मैंने, तीनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब ओ जो है ए बी सी से बराबर दूरी पे स्थित है। इस प्रकार से प्रश्न को करना है। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। कक्षा 12वीं तक का सिलेबस यहाँ पे इस चैनल पे करवा दूंगा। अपने क्लासमेट्स को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इन वीडियोज को जरूर शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।